इंटरनेट की दुनिया में ना एक बहुत ही मशहूर और मजेदार मीम है। हाँ, वो जिसमें एक इंसान अपना सिर पकड़े बैठा होता है। बिल्कुल, एकदम परेशान हालत में बैठा होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। बहुत ही रिलेटेबल है। हाँ, और हमारे आज के जो सोर्स मटेरियल हैं उनकी शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। पहली ही स्लाइड की तस्वीर में एक उलझा हुआ सा परेशान सा छात्र दिख रहा है, जिसके दिमाग में शायद यही चल रहा है कि अब मैं क्या करूं। एग्जैक्टली और सच कहें तो 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद लगभग हर छात्र की दिमागी हालत वैसी ही होती है। ये एक ऐसा चौराहा है जहां हर रास्ता लुभावना भी लगता है और थोड़ा डरावना भी। बहुत ज्यादा डरावना। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही भारी कंफ्यूजन है। आज जो नोट्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हमारे पास हैं वो रेडियंट पब्लिक स्कूल में अंकित घिल्डियाल जी द्वारा 10वीं और 12वीं के बाद जो करियर विकास होता है उस पर दिए गए एक सेमिनार के हैं। बहुत ही डिटेल नोट्स हैं ये। हाँ, तो हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस धुंधलके को दूर करना है जो बोर्ड एग्जाम्स के बाद छात्रों के मन में छा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के तेजी से बदलते समय में मतलब करियर चुनने का सही तरीका आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये विषय हर उस व्यक्ति के लिए बहुत दिलचस्प है जो कोई नया कौशल सीखना चाहता है या बस ये समझना चाहता है कि भविष्य की नौकरियों का बाजार किस दिशा में जा रहा है। देखिए, इन नोट्स को गहराई से देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि ये सेमिनार सिर्फ स्कूली छात्रों के लिए नहीं है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। सोर्स मटेरियल में 12वीं के बाद के समय को जीवन का सबसे भ्रमित करने वाला दौर कहा गया है, जो कि सच भी है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। ये इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जिसके साथ इंसान को अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक गलत फैसला और किसी भी व्यक्ति का बहुत सारा कीमती समय, उसकी ऊर्जा और पैसा सब किसी ऐसे विषय या डोमेन को पढ़ने में बर्बाद हो सकता है जिसमें उसकी कोई स्वाभाविक दिलचस्पी ही नहीं है। और इस उम्र में अनुभव की भी तो कमी होती है। बिल्कुल, अनुभव की कमी होती है और बाहर से आने वाली सलाहों का जो शोर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ये शोर ही तो सबसे बड़ी समस्या है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि छात्र सिर्फ इसलिए कोई कोर्स चुन लेते हैं क्योंकि वो बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है या फिर इसलिए कि उनके सारे दोस्त वही फॉर्म भर रहे हैं। भेड़ चाल जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन इन नोट्स में इस भटकाव से बाहर निकलने का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया गया है, स्मार्ट गोल सेटिंग, SMART। लेकिन यहां मेरे मन में एक उलझन है। कैसी उलझन? मतलब एक 16 या 17 साल का छात्र जो पहले से ही अपने भविष्य को लेकर इतना डरा हुआ है, वो इतनी व्यवस्थित स्मार्ट प्लानिंग कैसे कर सकता है? ये तो कॉर्पोरेट जगत का शब्द लगता है सुनने में। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम करियर प्लानिंग जैसे जटिल और डरावने काम को एक व्यवस्थित ढांचे में कैसे ढालें ताकि वो एक किशोर छात्र के लिए भी आसान हो जाए। वही तो। इसका जवाब इस स्मार्ट अप्रोच की बारीकियों को जमीन पर उतारने में छिपा है। सेमिनार के नोट्स बताते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस सोचने का एक नजरिया है। अच्छा, तो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ, तो S का मतलब है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बड़ा करना है या मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, क्योंकि कुछ बड़ा तो बहुत ही धुंधला विचार है। एग्जैक्टली। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मुझे एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइन के क्षेत्र में जाना है। समझ गया। यानी धुंधले विचारों को एक साफ तस्वीर में बदलना। और फिर M से मेजरेबल आता है, यानी जिसे मापा जा सके। जी, मापने योग्य का मतलब है कि क्या उस दिशा में कोई ठोस प्रगति हो रही है। जैसे अगर एनिमेशन में जाना है तो क्या उस दिशा में कोई सॉफ्टवेयर सीखा जा रहा है या क्या कोई पोर्टफोलियो बन रहा है। बिल्कुल सही। फिर आता है A से अटेनेबल, मतलब प्राप्त करने योग्य। क्या वो लक्ष्य वास्तव में हासिल किया जा सकता है या वो सिर्फ हवा में बनाए गए महल है। हवाई के लिए नहीं होने चाहिए। हाँ। फिर R से रेलेवेंट, यानी प्रासंगिक। क्या वो लक्ष्य व्यक्ति की शक्तियों और आज के बाजार की मांग के अनुकूल है। और अंत में T से टाइम बेस्ड, मतलब समयबद्ध। डेडलाइन होनी चाहिए। हाँ, बिना किसी निश्चित डेडलाइन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा,
प्रेरणा और सबसे बढ़कर अपनी खुद की शक्तियों और कमजोरियों का बहुत ही ईमानदारी से मूल्यांकन करना शामिल होता है। शक्तियों और कमजोरियों के मूल्यांकन की बात करें तो इन नोट्स में ना एक बहुत ही प्रभावशाली चित्र दिया गया है। उसमें लिखा है सेम ओल्ड थिंकिंग इज इक्वल टू सेम ओल्ड रिजल्ट्स। यानी वही पुरानी सोच वही पुराने परिणाम देगी। हाँ, इस चित्र में एक बंद बॉक्स बनाया गया है जिसमें बहुत सारे एक जैसी सोच वाले लोग ठसाठस भरे हुए हैं। इसे कन्वेंशनल थिंकिंग या रूढ़िवादी सोच का नाम दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे करियर के मामले में समाज कोई नया जोखिम लेना ही नहीं चाहता। ये जो रूढ़िवादी सोच है या बॉक्स के अंदर रहने की आदत है, ये करियर के मामले में बहुत खतरनाक साबित होती है। नोट्स में इस पारंपरिक सोच के 4 बहुत ही स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं और ये असल में डर से पैदा होते हैं। डर से? वो कैसे? देखिए, पहला लक्षण है वो पेशा चुनना जो माता पिता को पसंद हो। माता पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वो उन जाने पहचाने रास्तों पर जोर देते हैं जो उनके समय में सफल माने जाते थे, भले ही आज के दौर में छात्र की उसमें कोई रुचि ना हो। बिल्कुल। दूसरा लक्षण है कन्फॉर्मिटी या भेड़चाल। जो बाकी दुनिया कर रही है बस बिना सोचे समझे वही करते जाना। ये भेड़चाल तो हमने अपने आसपास बहुत देखी है। एक दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो सब इंजीनियरिंग करेंगे। हाँ, और तीसरा लक्षण शायद ये है कि सफल होने का मतलब सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग के पेशे में जाना है। हमारे समाज में आज भी कई जगह यही माना जाता है कि अगर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना तो उसने जीवन में कुछ खास हासिल नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और चौथा लक्षण है सिर्फ किसी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पीछे भागना। वो सरकारी ठप्पे वाली बात। हाँ, लोग सिर्फ एक सुरक्षित सरकारी ठप्पे के पीछे भागते रहते हैं। वो ये देखते ही नहीं कि उस संस्थान में जो पढ़ाया जा रहा है क्या आज के बाजार और रिक्रूटर्स को असल में उन कौशलों की मांग है भी या नहीं। इस अंधी दौड़ में इंसान अपनी असली क्षमता को मार देता है। यहाँ से बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज के समय में छात्रों के पास पहले के मुकाबले कहीं अधिक और बहुत ही आकर्षक विकल्प मौजूद हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना अब कोई शौक या बगावत नहीं रह गया है। ये एक बुनियादी जरूरत बन गया है। बिल्कुल। आज के इस डिजिटल और ग्लोबल दौर में सही कोर्स चुनने का पैमाना पूरी तरह से बदल चुका है। इस बदलाव को समझने और सही रास्ता चुनने के लिए ना सेमिनार में एक बहुत ही तार्किक 3 स्टेप फॉर्मूला सुझाया गया है। 3 चरणों की प्रक्रिया। पहला चरण क्या है? पहला है आत्म मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट। इसके अंदर इंसान को ये गहराई से समझना होता है कि वो किस चीज में अच्छा है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसकी ताकत क्या है और उसका एप्टीट्यूड या रुझान क्या है। लेकिन ये एप्टीट्यूड या रुझान कैसे पता चलता है? मतलब हर किसी को तो ये पता नहीं होता कि उसका असली जुनून क्या है। ये एक बहुत ही वाजिब उलझन है। एप्टीट्यूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई इंसान क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि वो कौन सा काम बिना थके लंबे समय तक कर सकता है, बिना बोर हुए। हाँ, अगर किसी को कंप्यूटर कोड लिखने या गणित के सवाल सुलझाने में मजा आता है और वो घंटों बिना बोर हुए ये कर सकता है, तो उसका रुझान उस तरफ है। अगर किसी को लोगों से बात करना और उन्हें मनाना अच्छा लगता है, तो उसका रुझान सेल्स या जनसंपर्क की तरफ हो सकता है। इसी मानसिक स्पष्टता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। और दूसरा चरण है कोर्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग द कोर्स। कई बार सिर्फ नाम सुनकर या किसी दोस्त के कहने पर कोई भारी भरकम कोर्स चुन लिया जाता है। हाँ, लेकिन उसमें असल में पढ़ाया क्या जाएगा, उसका सिलेबस क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। सही बात है। ऐसा अक्सर होता है कि कोई कोर्स बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन जब उसे पढ़ना शुरू किया जाता है तो असलियत बहुत उबाऊ हो सकती है। इसलिए सिलेबस और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता को देखना जरूरी है। और तीसरा चरण है भविष्य की संभावनाएं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। मतलब उस कोर्स को करने के बाद असल में नौकरी और करियर के क्या अवसर मिलेंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फैसले को सिर्फ किसी एक पहलू पर आधारित नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ पैसा देखकर या सिर्फ अपने किसी शौक के आधार पर इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कोई सिर्फ भविष्य की भारी भरकम सैलरी या जॉब सिक्योरिटी देखकर ऐसा कोर्स चुन लेता है जिसमें उसका कोई एप्टीट्यूड या पैशन नहीं है, तो वो करियर आगे चलकर एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बन जाता है। इंसान हर दिन ऑफिस जाने से कतराने लगता है, मंडे मॉर्निंग ब्लूज जिसे कहते हैं। हाँ, इन तीनों चरणों, आत्म मूल्यांकन, कोर्स की असल समझ और भविष्य की संभावनाओं
का सही संतुलन ही एक टिकाऊ और सफल करियर की नींव रखता है। अब जब हमने मजबूत नींव की बात कर ही ली है, तो चलिए उन विशाल विकल्पों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं जो 12वीं के बाद उपलब्ध हैं। इन नोट्स में अलग अलग स्ट्रीम्स का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। शुरुआत करते हैं साइंस स्ट्रीम से। पारंपरिक रूप से साइंस का मतलब सिर्फ नीट देकर मेडिकल में जाना या जेईई देकर इंजीनियरिंग करना माना जाता था। पर अब विज्ञान के क्षेत्र में पारंपरिक डिग्रियों के अलावा बहुत से आधुनिक और रोमांचक विकल्प आ गए हैं। उदाहरण के लिए डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज तो हर जगह एआई की ही बात हो रही है। हाँ, आज हर कंपनी, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, अस्पताल हो या कोई बैंक, सब कुछ डेटा पर चल रहा है। डेटा को समझना, उसमें पैटर्न खोजना और उससे भविष्यवाणियां करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। IIIT हैदराबाद जैसे संस्थान इस क्षेत्र में बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं। और नोट्स में यह भी बताया गया है कि अगर विज्ञान के किसी छात्र को खेलकूद में गहरी दिलचस्पी है तो वो स्पोर्ट्स साइंस में भी जा सकता है। ये सुनने में बहुत ही नया और अलग लगता है। स्पोर्ट्स साइंस आज एक बहुत बड़ा और वैज्ञानिक उद्योग बन चुका है। एथलीट्स की डाइट से लेकर उनकी मांसपेशियों के काम करने के तरीके और इंजरी से रिकवरी के प्लान तक सब कुछ विज्ञान पर आधारित है। LPU जैसे संस्थानों का जिक्र है नोट्स में। और अगर किसी विज्ञान के छात्र के पास एक रचनात्मक दिमाग है तो वो BDes यानी बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकता है। ये सिर्फ कपड़े डिजाइन करना नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल डिजाइन है। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब? जैसे किसी नई इलेक्ट्रिक कार का एरोडायनामिक मॉडल तैयार करना या मोबाइल फोन का ऐसा डिजाइन बनाना जो पकड़ने में सबसे आरामदायक हो। IIT बॉम्बे और NID जैसे संस्थान इसकी बेहतरीन शिक्षा देते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि विज्ञान को कला के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। और रचनात्मकता की बात करें तो आर्ट्स और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में जो विकल्प इन नोट्स में दिखाए गए हैं, उन्हें देखकर तो मैं सच में बहुत आश्चर्यचकित रह गया। कौन से विकल्प? जैसे कुछ समय पहले तक जिन चीजों को सिर्फ एक शौक या टाइम पास माना जाता था, आज वो लाखों कमाने वाले अफसर बन चुके हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि इन नोट्स में टैटू आर्टिस्ट को भी एक मुख्य और सम्मानजनक पेशे के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल, टैटू बनाना अब सिर्फ मेलों या नुक्कड़ों का काम नहीं रह गया है। ये एक बहुत ही पेशेवर और करोड़ों की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। हाँ, इंक इन करके एक स्टूडियो का भी तो जिक्र है नोट्स में। हाँ, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जहाँ साफ सफाई और कला के उच्चतम स्तर का कड़ाई से पालन किया जाता है। लोग अपनी भावनाओं को शरीर पर उकेरने के लिए बेहतरीन कलाकारों को भारी फीस देने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन और ड्रोन फोटोग्राफी जैसे विकल्पों का भी जिक्र है। ड्रोन ऑपरेटर होना आज बहुत डिमांड में है। बिल्कुल, रियल एस्टेट की शूटिंग से लेकर शादियों, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज और यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी। और विजुअल स्टोरी टेलिंग, यानी सिर्फ तस्वीरों और वीडियो के जरिए कोई गहरी कहानी सुनाना, ये तो आज हर विज्ञापन एजेंसी की जान है। इन रचनात्मक विकल्पों में अब बहुत अधिक शैक्षणिक गहराई भी आ गई है। ये सिर्फ कैमरे का बटन दबाना या वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं है। इसके लिए प्रॉपर कोर्सेज हैं। हाँ, फिल्म निर्माण और एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए देश में FTII पुणे और NSD दिल्ली जैसे शीर्ष संस्थान मौजूद हैं। इसी तरह अगर किसी को खाना बनाने का शौक है तो पाक कला यानी कुलिनरी आर्ट्स के लिए ले कॉर्डन ब्लू जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। ले कॉर्डन ब्लू नाम ही कितना फैंसी है। हाँ, वहाँ सिर्फ खाना पकाना नहीं, बल्कि खाने का रसायन विज्ञान, अलग अलग संस्कृतियों के स्वाद और उसे एक कला के रूप में पेश करना सिखाया जाता है। चलिए अब कॉमर्स की तरफ चलते हैं। पारंपरिक BCom, CA या कंपनी सेक्रेटरी तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन नोट्स में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है, एक्चुअरियल साइंस। हाँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये सुनने में बहुत जटिल लगता है। ये असल में है क्या? एक्चुरियल साइंस आज के समय में बीमा और फाइनेंस क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसे इस तरह समझा जा सकता है, जब कोई कंपनी किसी व्यक्ति का या किसी बड़ी इमारत का बीमा करती है तो वो ये कैसे तय करती है कि हर महीने का प्रीमियम कितना होगा। कोई तो कैलकुलेशन होती होगी। यही एक्चुअरी का काम आता है। वे उच्च स्तर के गणित और सांख्यिकी का उपयोग करके जोखिम या रिस्क का सटीक आंकलन करते हैं। ये पता लगाते हैं कि भविष्य में किसी दुर्घटना के होने की गणितीय संभावना कितनी है। ये तो बहुत ही जटिल और दिमाग वाला काम लग रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र में पेशेवरों की मांग और उनका वेतन दोनों बहुत अधिक होते हैं। IAAT एग्जाम क्लियर करना होता है इसके लिए। और ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
अब लोग सिर्फ एक साधारण सी डिग्री लेने के लिए बीए नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वो ऐसी कोर्सेज चुन रहे हैं जिनका समाज पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नोट्स में डेवलपमेंट स्टडीज और सोशल वर्क में मास्टर्स यानी MSW का जिक्र है। सोशल वर्क अब सिर्फ किसी एनजीओ में जाकर मुफ्त सेवा करने तक सीमित नहीं है। आज हर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR निभाने के लिए ऐसे पेशेवर लोगों की जरूरत होती है जो जमीनी स्तर पर काम करना जानते हों, जो नीतियां बना सकें, हाँ, जो ग्रामीण विकास या शिक्षा के मॉडल तैयार कर सकें। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी या TISS जैसे संस्थान इसके लिए बेहतरीन हैं। इसके अलावा 5 वर्षीय BA LLB प्रोग्राम भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, जो सीधे कानून, न्याय और नीति निर्माण से जुड़े हैं। मेडिकल फील्ड की बात करें तो सेमिनार में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मेडिकल का मतलब सिर्फ सफेद कोट पहनकर डॉक्टर या सर्जन होना ही नहीं है। बहुत सारे सपोर्ट रोल्स होते हैं। हाँ, ऐसे कई पैरामेडिकल सपोर्ट रोल्स हैं जिनके बिना एक बड़ा अस्पताल एक दिन भी ठीक से काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक सर्जन बहुत ही जटिल ऑपरेशन कर देता है, लेकिन उसके बाद मरीज को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का, उसकी मांसपेशियों को ताकत देने का काम कौन करता है? वो तो फिजियोथेरेपिस्ट करता है। हाँ, वो काम एक फिजियोथेरेपिस्ट यानी BPT वाले का होता है। इसी तरह एक और क्षेत्र है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BOT। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये थोड़ा नया लगता है, ये क्या होती है? यह बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मान लीजिए किसी भयंकर दुर्घटना या लकवे के कारण किसी व्यक्ति के हाथ की नसें काम करना बंद कर दें। अब उस व्यक्ति को वापस से खुद ब्रश करना, शर्ट के बटन लगाना या कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखना है। रोजमर्रा के काम। हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसे ये रोजमर्रा की जिंदगी वापस स्वतंत्रता से जीना सिखाता है। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी विशेषज्ञ होते हैं। अगर एक्सरे या MRI मशीन चलाने वाला विशेषज्ञ सही रिपोर्ट न दे तो एक डॉक्टर सही इलाज कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता। ये सभी ऐसे करियर हैं जो सीधे तौर पर जीवन बचाते हैं। इसके अलावा जो छात्र वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सी शानदार राहें खुली हैं। हाँ, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में जाना हो या मर्चेंट नेवी में, 12वीं में विज्ञान के विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना यहाँ बहुत काम आता है। NDA या टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए सेना में परमानेंट कमीशन ऑफिसर बना जा सकता है। मर्चेंट नेवी में डेक ऑफिसर या मरीन इंजीनियर बनकर पूरी दुनिया के महासागरों की यात्रा की जा सकती है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन सैलरी के साथ। और आज के इस डिजिटल और इंटरनेट वाले युग में कंप्यूटर और IT को तो भूल ही नहीं सकते। पारंपरिक BC तो अपनी जगह है ही, लेकिन अब क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी का जमाना है। साइबर सिक्योरिटी तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हर दिन इंटरनेट पर हमले हो रहे हैं। बैंकों और कंपनियों का करोड़ों का डेटा दांव पर होता है। पूरी दुनिया को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो हैकर से उनके डेटा को बचा सकें। सही कहा। नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प टर्म है, AR/VR डिजाइन यानी इमर्सिव टेक क्रिएटर। ये सुनकर तो एकदम हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आ जाती है। सुनने में भले ही ये भविष्य की बात लगे, लेकिन ये आज की हकीकत है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए ऐसे डिजिटल अनुभव बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। मेटावर्स टाइप कुछ? हाँ, जैसे घर बैठे किसी दूसरे देश के मॉल में शॉपिंग करने का अनुभव करना, या बिना असल में चीर-फाड़ किए मेडिकल छात्रों को डिजिटल रूप से ऑपरेशन करना सिखाना। जो लोग इस आभासी दुनिया को कंप्यूटर पर डिजाइन करते हैं, उन्हें इमर्सिव टेक क्रिएटर कहा जाता है। और आने वाले भविष्य में इनकी मांग तो आसमान छूने वाली है। बिल्कुल। ये जो पूरी लंबी लिस्ट हमने अभी देखी, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि 12वीं के बाद अफसरों का एक पूरा नया ब्रह्मांड खुल जाता है। लेकिन उन छात्रों का क्या जो किसी कारणवश 12वीं की पढ़ाई आगे नहीं करना चाहते, या जिन्हें अपने पारिवारिक हालात के कारण जल्दी रोजगार की जरूरत होती है? उनके लिए भी बहुत अच्छे रास्ते हैं। हाँ, सेमिनार की नोट्स इस मामले में भी बहुत ही विस्तृत और व्यावहारिक जानकारी देते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ 12वीं पास करके 4 साल की लंबी डिग्री हासिल करना ही नहीं है। ऐसे कई सीधे रास्ते हैं जो 10वीं के बाद ही छात्रों को एक मजबूत और सुरक्षित करियर की ओर ले जाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक और ITI सबसे मजबूत स्तंभ है।
10वीं के बाद छात्र 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में सीधे जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल सकती है। और ITI कोर्सेज? ITI कोर्सेज जो होते हैं वो 1 से 2 साल के होते हैं, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या मोटर मैकेनिक के कोर्स। पर कई बार समाज में इन कामों को वो सम्मान नहीं मिलता जो एक डिग्री वाले को मिलता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीधे तौर पर रोजगार और हुनर से जुड़े होते हैं। हर बड़ी फैक्ट्री, रेलवे या कंस्ट्रक्शन साइट को इन कुशल तकनीशियनों की हमेशा भारी जरूरत रहती है। विदेशों में भी तो इनकी बहुत मांग है। हाँ, विदेशों में तो इन कौशलों की मांग और सैलरी बहुत ज्यादा है। और अगर किसी को लोगों की खातिरदारी या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना है तो 10वीं के बाद होटल मैनेजमेंट में भी बेहतरीन डिप्लोमा विकल्प मौजूद है। IHM संस्थानों का नाम तो सबने सुना ही है जी। फूड प्रोडक्शन, बेकरी या हाउसकीपिंग में 6 महीने से 1 साल का कोर्स करके तुरंत 5 स्टार होटलों या क्रूज शिप्स में काम शुरू किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज की तो आज के बाजार में बहुत ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये कोर्सेज 3 से 6 महीने के होते हैं। आज की तेज तर्रार इंडस्ट्री के पास इतना समय नहीं है कि वो सिर्फ डिग्रियों का इंतजार करे। कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से कंप्यूटर पर बैठकर काम करना जानते हों, जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल हो। हाँ, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग या वीडियो एडिटिंग सीख लेता है तो वो तुरंत फ्रीलांसिंग कर सकता है या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी विदेशी कंपनी का सोशल मीडिया संभाल सकता है। आज के समय में व्यावहारिक हुनर एक कागज की डिग्री से कई गुना ज्यादा बोलता है। ये बहुत ही सही और पते की बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो रेडियन पब्लिक स्कूल में अंकित घिल्डियाल जी के इस सेमिनार से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि करियर का चुनाव माता पिता के दबाव में, दोस्तों की देखा-देखी में या किसी पुरानी भेड़चाल का हिस्सा बनकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये चुनाव एक स्मार्ट प्लानिंग, अपनी खुद की असली ताकतों और बाजार में उपलब्ध उन अनगिनत नए विकल्पों की सही जानकारी के आधार पर होना चाहिए, जो आज एक ड्रोन ऑपरेटर से लेकर एक साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ तक के लिए खुले हैं। जानकारी आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इस पूरे मुद्दे को एक बड़े दायरे में रखकर देखें तो आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निक और हमारी दुनिया बदल रही है, वो एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती है। कैसा सवाल? सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि भविष्य में एक इंसान, एक करियर वाली पूरी अवधारणा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए? शायद आने वाले समय में सबसे बड़ी स्किल कोई एक विशेष डिग्री हासिल करना या एक ही काम जिंदगी भर करना नहीं होगी। तो फिर क्या होगी? सबसे बड़ी स्किल होगी हर 10 साल में एक नया करियर सीखने, पुरानी सीखी हुई चीजों को भुलाने और खुद को पूरी तरह से री इन्वेंट करने की क्षमता। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या भविष्य में हम सभी को बार बार खुद को री इन्वेंट करने के लिए तैयार रहना होगा? इसी बड़े सवाल के साथ अपनी इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचने और अपने खुद के रास्तों का मूल्यांकन करने का एक बेहतरीन मौका है। उम्मीद है कि करियर के इस भूल भुलैया वाले दौर को समझने और एक सही दिशा तय करने में ये चर्चा सभी के लिए एक मजबूत मार्गदर्शक का काम करेगी।